मैं ज्योति सिंगौर। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच का पाठ 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का 2.4 उद्योग एवं व्यापार बिंदु निकाल लीजिए, क्योंकि आप पुस्तक के साथ मेरे वीडियो से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम इसमें पढ़ेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 और दूसरा है हमारा ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसको कार्वे समिति के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों बिंदुओं का हम उद्योग एवं व्यापार में हम अध्ययन करेंगे। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उनके औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। उद्योग से रोजगार प्राप्त होते हैं और कृषि के जो रोजगार हैं उनसे ज्यादा स्थायी जो रोजगार होते हैं वो उद्योग में होते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बहुत अधिक बल दिया गया था। औपनिवेशिक काल में हमारा घरेलू उद्योग भी नष्ट हो गए थे। स्वतंत्रता के समय केवल सूती वस्त्र, पटसन उद्योग जमशेदपुर और कलकत्ता में थे। इसके अलावा हमारे देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग बस काम कर रहे थे। इसके अलावा हमारे देश में और कोई भी उद्योग नहीं थे। देश के नीति निर्माताओं के समक्ष एक समस्या थी, औद्योगिक विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता के समय भारत के उद्योगपतियों के पास पर्याप्त पूंजी व प्रोत्साहन नहीं था। पर्याप्त पूंजी नहीं थी मतलब स्वतंत्र जब हमारा देश हुआ था तो हमारे देश में इतने उद्योगपति नहीं थे, गिने चुने उद्योगपति थे, और जिनके पास नया उद्योग स्थापित करने के लिए उतनी पर्याप्त मात्रा में पूंजी भी नहीं थी और प्रोत्साहन भी नहीं था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से काम करें। भारत में समाजवादी विचारधारा के अनुरूप सरकार ने निर्णय ले लिया कि बड़े एवं भारी उद्योग पर सरकार का ही नियंत्रण रहेगा। निजी क्षेत्र भी सार्वजनिक क्षेत्र की अनुपूरक होंगी। अनुपूरक, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की अनुपूरक होंगी। इस शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, तो हमारे देश में जितने जो बड़े उद्योग होंगे वो कौन चलाएगा? सरकार चलाएगी। लेकिन हमारे देश में जो छोटे उद्योग रहेंगे, निजी उद्योग हैं, ये भी किसकी सहायता करेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों की। यानी हमारे देश में बड़े उद्योग भी रहेंगे जो सरकारी रहेंगे और साथ साथ में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को भी परमिशन दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 था, जिसके माध्यम से उद्योगों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। जिसका जो ये जो नीति थी ये उद्योगों पर नियंत्रण के लिए बनाई थी। इसके अनुसार जो उद्योग थे वो 3 भागों में बांटे गए। पहला वर्ग जो था सरकारी उद्योग, जिसमें सरकार को पूरा अधिकार था। पहला वर्ग कौन सा था? सरकारी। कुछ उद्योग ऐसे रखे गए थे जिस पर केवल किसका अधिकार रहेगा? सरकार का। सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इस तरह से ये जो पहला वाला वर्ग था उद्योगों का, वो था सरकारी वर्ग। दूसरा वर्ग था, यहाँ पर सरकार धन निजी। कुछ उद्योगों को ऐसे श्रेणी में रखा गया जिस पर सरकार और निजी उद्योग दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल पी, पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। अभी सरकार बहुत सी कंपनियों को और जैसे अब आपने रेल को भी सुना है कि रेल भी कई रूट पर पीपीपी के सहयोग से चल रही हैं, जिस पर सरकार और निजी कंपनियां दोनों की सहभागिता होती है। तो इस तरह से उस वक्त भी ये कॉन्सेप्ट था कि कुछ उद्योग सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगी और नई इकाई जब भी खुलेगी उस पर केवल किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। और ये जो तीसरा वर्ग है ये है निजी क्षेत्र। आप नाम से ही समझ गए होंगे, निजी का मतलब है प्राइवेट सेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा क्षेत्र जिस पर केवल निजी अधिकार हो। जैसे आप अपना कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते हो, किसी भी प्रकार की फैक्ट्री खोल सकते हो जिस पर आपका अधिकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? निजी क्षेत्र। तो आपको यहाँ से तीनों क्षेत्र स्पष्ट समझ में आ रहे हैं कि उद्योग कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला कौन सा उद्योग है? सरकारी उद्योग। और दूसरा कौन सा है? सरकारी और निजी। और तीसरा कौन सा है? निजी। नाम से ही आपको बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं कि 3 प्रकार है। सरकारी उद्योग पे सरकार का अधिकार होगा, निजी क्षेत्र पे निजी व्यक्ति का हाथ होगा, और जहां पर दोनों के सहयोग से होगा उस पर दोनों का बराबर अधिकार रहेगा। आपकी पुस्तक में निजी क्षेत्र को विस्तार से समझाया गया है, इसीलिए ये समझना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से उद्योग का लाइसेंस राज्य का आरंभ हुआ था। जैसे ही सरकार ने ये नीति बनाई कि अब कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में भी आएंगे, इसके बाद से हमारे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा था। जो हमारे देश में भ्रष्टाचार की शुरुआत है, इसी युग की मानी जाती है। निजी क्षेत्र पर भी सरकार लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रण रखती थी। यानी निजी क्षेत्र को कोई भी उद्योग स्थापित करने के पहले उनको क्या लेना अनिवार्य था? लाइसेंस। लेकिन लाइसेंस के आड़ पे ही भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई थी। पिछड़े क्षेत्रों में इसको, लेकिन हाँ, ये जो निजी क्षेत्र है इसके लिए भी इन्हें 2 क्षेत्र में बांटा था। एक था पिछड़ा क्षेत्र और दूसरा था उन्नत क्षेत्र। जो पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत सारी छूट दी हुई थी। ऐसा क्यों किया था? पिछड़ा क्षेत्र में उद्योगों की कमी थी और वहां के लोगों को रोजगार में वृद्धि करने के लिए, यहाँ पर प्रेरित करने के लिए, ताकि लोग नए उद्योग स्थापित करें, लाइसेंस प्रक्रिया में क्या दी जाती थी? छूट दी जाती थी, जिससे उद्योगपति ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करें और लोगों की आय बढ़े और रोजगार के साधन बढ़े, और ये जो पिछड़ा क्षेत्र है ये उन्नत क्षेत्र में परिवर्तित हो जाए। अच्छा, कर में भी लाभ दिया जाता था। मान लो कि यहाँ पर जो उद्योग लगाता है व्यक्ति, उद्योगपति, उनको कर में छूट दिया जाता था, जिससे कि कर को बचाने के लिए या कम कर के लाभ लेने के लिए सरकार को कम से कम कर दे, इसके लिए व्यक्ति प्रेरित होता था कि मैं पिछड़े क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित कर दूंगा। अच्छा, एक तरह से और सुविधा दी जाती थी इनको, कम प्रशुल्क पर बिजली। यहाँ पर जो उद्योगपतियों को बिजली दी जाती थी उस पर कम टैक्स लगाया जाता था। जो बिजली की दर होती थी वो कैसी होती थी? कम होती थी। इस प्रकार पिछड़े क्षेत्र में उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित हो, इसके कारण ये जो पिछड़ा क्षेत्र है इनमें विशेष तरह की छूट का प्रावधान था, जबकि उन्नत क्षेत्रों के लिए ऐसा कोई छूट का प्रावधान नहीं था। उन्नत क्षेत्रों के लिए हमारा लाइसेंस भी अनिवार्य था और किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाती थी। अब आपको इन शॉर्ट फिर से मैं बता दे रही हूँ कि निजी क्षेत्र जब से आया भ्रष्टाचार बढ़ गया, लेकिन ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि सरकार ने लाइसेंस की अनिवार्यता रखी थी, तो लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित होते थे। निजी क्षेत्र के लिए 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया, पहला है पिछड़ा क्षेत्र और दूसरा है उन्नत क्षेत्र। पिछड़ा क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए बहुत विशेष तरह की छूट दी जाती थी, जबकि उन्नत क्षेत्र के लिए कोई भी छूट का प्रावधान नहीं था। 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति बनी, जिसे कार्वे समिति का भी कहा जाता है। कार्वे समिति का मुख्य उद्देश्य बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों की रक्षा करना था और लघु उद्योगों के उत्पादन का आरक्षण करना था। लघु उद्योग की सीमा में परिवर्तन होता रहता है। पहले लघु उद्योग 5 लाख तक के होते थे, फिर इसकी सीमा बढ़कर 1 करोड़ हो गई है, और अभी जो लघु उद्योग है उसकी सीमा है 2 करोड़ रुपए, अर्थात 2 करोड़ रुपए तक के उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं। हमारे देश की सामाजिक एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए श्रम प्रधान रोजगार में वृद्धि करने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देना आवश्यक है। गांधी जी ने भी, आप गांधी जी के विचार से भी परिचित होंगे, आपने सुना ही होगा पहले की क्लास में कि गांधी जी चाहते थे कि हर गांव में लघु उद्योग हो। वो खुद भी कपड़ा चरखा से बनाते थे, आपने फोटो में भी देखी होगी। तो इस तरह से जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन भी नहीं थे, लोग बेरोजगार भी थे, आय के कोई साधन नहीं थे, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो मुख्य साधन था वो एक तरह से लघु उद्योग था। यदि लघु उद्योग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है और
साथ में आमदनी बढ़ जाती है उनकी। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद से ही हमारे लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर रखा गया था। उसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को रोजगार बढ़ाना। अब हम देखते हैं ये जनसांख्यिकी की स्थिति। जनसांख्यिकी का मतलब है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या किस काम में लगी है। जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी मतलब भारत की जनसंख्या किस क्षेत्र में कब काम कर रही थी। ये देखिए, ये हमने 2 वर्ष लिए हैं, 1950-51। इसकी तुलना हम कर रहे हैं 1990 और 91 की। देखिए, कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में 1950-51 में कितने प्रतिशत का व्यक्ति काम करते थे? लगभग 70%। जबकि 1990 में ये प्रतिशत क्या हो गया? कम हो गया। पहले 70 था, अब कितना हो गया? लगभग 66 या 67 हम मान सकते हैं। तो ये 70 से तो ये क्या हो गया? जनसंख्या का निर्भरता कृषि पर कम हो गई। अब ये देखिए, इसी तरह से उद्योग पे, पहले 1950 में उद्योग पर निर्भरता थी 10.70, जो बढ़कर 12.70 हो गई। यानी सीधे कितने प्रतिशत जनसंख्या अधिक हो गई? 2%। 2% जनसंख्या उद्योग पर अधिक लोग उद्योग करने लगे। पहले 10% करते थे और अब कितना करने लगे? लगभग 12%। तीसरा क्षेत्र है हमारा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में देखिए आप, 1950-51 में कितने प्रतिशत लोग काम करते थे? 17.20। जबकि 1990 में ये बढ़कर हो गया 20.50। यानी लगभग यहाँ पर भी कितने प्रतिशत में वृद्धि हो गई? 3%। तो इस तरह से जो लोग पहले सेवा क्षेत्र में कम थे, उसमें भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब यदि आप ये तालिका में तीनों से तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि ये कृषि है, इसमें क्या हुई है? कमी। बाकी उद्योग में भी वृद्धि हुई है लगभग 2% और सेवा में भी 3% वृद्धि हुई है। यानी लोगों की कृषि पर निर्भरता कम हुई है, जबकि लोग नौकरी अधिक करने लगे हैं या उद्योग अधिक करने लगे हैं। इस तरह से हम इसकी तुलना उद्योग के क्षेत्र में कर सकते हैं। धन्यवाद।